बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग विषयों के बारे में। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों को जागरूक करें और साथ ही ये भी एक उद्देश्य रहता है कि अगर किसी भी तरह की समस्या से वो गुजर रहे हैं तो उसका समाधान मिल सके, वो भी लाइव। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में, ख़ास तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे तापमान गिरता है वैसे वैसे वो लोग जिन्हें सांस संबंधी समस्याएं हैं, अस्थमा है, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। तो आखिर ठंड के मौसम में ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या किया जाए? अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं थी लेकिन अचानक आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि असामान्य हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले हम नज़र डालते हैं आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है बढ़ती ठंड में अस्थमा और सांस की समस्या, कारण, लक्षण और उपचार। तो ठंड का मौसम जहां बहुत तरह की अच्छी बातें भी लेकर के आता है, गर्मी से आपको निजात मिलती है, वहीं कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, जिनमें से एक है सांस संबंधी यानी अस्थमा वगैरह। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर आपको बता दें, 1800-113060, 1800-113061, टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप सिर्फ फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर डायल करें। लाइव आपके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एक साथ बहुत सारे दर्शक मिलाते हैं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com, यानी swasthkisanlive2024@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। तो आप ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो वो रास्ता आप अपना सकते हैं। तो जैसा कि हमने कार्यक्रम का विषय आपको बता दिया है, ठंड के मौसम में सांस संबंधी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी बिंदु है उसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आप भी किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं या फिर आपके परिवार में आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, आप इसका समाधान चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, तो ये मंच अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आज के खास मेहमानों से आइए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप वरिष्ठ कंसल्टेंट हैं चेस्ट डिजीज़ विभाग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, दिल्ली में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका विषय ही यही है। दर्शकों को जैसा कि भी हमने बताया है, तो इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे उसका लाइव जवाब आपको देंगे डॉक्टर हमारे अनिल जैन जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर विजय हड्डा जी हैं, अतिरिक्त प्रोफेसर पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर विभाग, एम्स अस्पताल, दिल्ली में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के विषय को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आपकी सांसों के बारे में। सांस जिनसे हमारे जीवन की डोर बंधी होती है, तो इसीलिए इसमें किसी तरह का व्यवधान, गांठ ना पड़ने दें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया भी कि अस्थमा को लेकर आप सजग ज़रूर रहें, लेकिन परेशान ना हो। ऐसा ना समझे कि अगर आपको ये समस्या हो गई है तो आप इसका कोई इलाज नहीं कर सकते हैं, आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है और यही बात हम समझाने का प्रयास करेंगे आज के कार्यक्रम में। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ठंड के मौसम में कई तरह की अच्छी बातें भी होती हैं। आप भोजन का आनंद ले सकते हैं, गुनगुनी धूप का आनंद लेते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सांस संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ठंड का मौसम एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हवा बहुत शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और ठंडी तो होती ही है, टेम्परेचर तो नीचे आता ही है। तो नतीजा ये होता है कि जब हम ठंडी सांस सीधे लेते हैं तो ये जो सांस की नलियां हैं, इन सांस की नली में एक तरीके से कह दीजिए कि जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो भी ड्राई होने लगती है और साथ में सूजन भी आने लगती है कुछ लोगों में, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। सांस की नलियाँ चोक होने लगती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, या जैसे बताया गया कि बलगम भी आने लगता है, तो इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं, या उसमें कहिए कि पूरे एस्थमा जैसे लक्षण होते हैं। इसके अलावा जाड़े के मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं। आपके नाक के इन्फेक्शंस जो होते हैं वहाँ से शुरुआत होती है, वो चेस्ट में भी जा सकती है। तो वायरल निमोनिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी विंटर में कम हो जाती है। तो इस वजह से जो है रेस्पिरेटरी की ये समस्याएं जो होती है, मैंने कहा एस्थमा हो गया या सीओपीडी का मरीज उसका एक्सर्बेशन हो गया या निमोनिया हो गया, ये बड़े कॉमन चीज़ें हैं जो सर्दियों के मौसम में हो जाती हैं। जी डॉक्टर विजय, जैसे कि अभी हमने अब जानकारी ली कि क्यों इस मौसम में, ठंडा मौसम जब होता है और हवा शुष्क हो जाती है, तो इस तरह की समस्याएं होती हैं जिसके बारे में बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। अब आम तौर पर किस किस तरह की समस्याएं होती हैं? एक तो एस्थमा तो है कि जिसको है तो है, उसके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ठंड या फिर शुष्क हवा और जो तापमान नीचे गिरता है सर्दियों में, और कौन कौन सी सांस संबंधी समस्या हो सकती हैं? जी देखिए, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि हवा ठंडी होती है, शुष्क होती है, वो एक मेजर कारण होता है। उसके अलावा आप देखो कि ठंड के मौसम में जो हमारी वायु है या जो एयर क्वालिटी है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, पोल्यूशन के लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं वो भी सांस की जो संबंधित बीमारियों को बढ़ा सकती हैं या सिम्टम को बढ़ा सकती हैं। ऐसे ही जो किसान भाइयों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंट मौसम में जो खेती करते हैं वो फसल डिफरेंट होती है, तो उसके कुछ कणों में, पराग कणों से जिनको एलर्जी होती है, तो उसकी जी पोलन जो होते हैं, जिनको पोलन एलर्जी होती है, तो वो एलर्जिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक ये ठंडा मौसम, फिर एलर्जी, पोल्यूशन, फिर जो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होने उन दिनों में और ज़्यादा भीड़ होना, तो ये सारे कुल मिला के ऐसे स्थिति बन जाती है कि सांस संबंधित बीमारियां, सांस संबंधित लक्षण ज़्यादा होने के चांस होते हैं। जी, विपिन एक दर्शक है हमारे साथ, सागर से आए, उनसे बात करते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है? जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। जी मैम, मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल में था कि हमारे मामा जी को मैम 2021 में कोविड हुआ था जी। और तब उनके फेफड़े उसमें डैमेज हो गए थे और तब से उन्हें अस्थमा के लक्षण दिखाई दे रहे थे 2021 से। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस साल उन्हें ज़्यादा ही समस्या आने लगी सर्दियों में, और फिर डॉक्टर को दिखाया तो मतलब उन्होंने कहा कि फेफड़े पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और 15 दिन लगभग वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे और अभी मतलब 2400 घंटे ऑक्सीजन पे रहते हैं। आप फिलहाल में तो घर पे है लेकिन ऑक्सीजन उनको लगी रहती है, तो का क्या उपचार हो सकता है? क्योंकि फेफड़ों में बता रहे हैं कि वो ज्यादा ही खराब हो चुके हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? और क्या मौसम परिवर्तन होगा तो उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी और ऑक्सीजन से बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये भी जानना था। और दूसरा सवाल ये था कि टीबी और अस्थमा के लक्षण भी सेम टू सेम होते हैं, तो इनको कैसे पहचाने इन दोनों को? जी ठीक है सर, पहला सवाल जैसे इनका था कि जो लंग्स हैं वो काफ़ी डैमेज्ड हैं, काफ़ी उसमें समस्या आ गई है, तो इस वक्त जो उन्होंने स्थिति बनाई है ऐसे में क्या हो सकता है? विनीति जी, जो आपने कहा कि उनके दोनों लंग्स डैमेज है, तो सांस की दिक्कत तो रहती है। जिनके लंग्स काम नहीं करते हैं, लंग्स का काम ही है ऑक्सीजन देना, और अगर वो नहीं दे पा रहा है तो सांस की दिक्कत होगी। लेकिन अगर इस समय की बात करें कि विंटर्स में या जाड़ों में अगर दिक्कत हो रही है, तो एक तो लंग्स आपके वैसे भी ख़राब हैं जो आपके मामा जी हैं, और साथ में अगर ज़रा से भी उसमें नलियों में सिकुड़न हो गई, सूजन आ गई, तो अचानक समस्या पैदा हो जाती है।
और जो आपने कहा कि मौसम के खुलने के साथ, हाँ मौसम के खुलने के साथ हो सकता है कि आपकी सांस की नलियाँ थोड़ी सी साफ रहें, लेकिन अगर लंग्स खराब हैं और उस पर दूसरे इन्फेक्शन भी आके बैठ रहे हैं तो दिक्कत आएगी। इसलिए आपको रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा, उसको बराबर नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जी, ये आपकी जी। कोविड के बाद की समस्या है जो जी, आपने जी। बताई। तो सर ऐसा तो हमने देखा कि वो बहुत बुरा दौर था और बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, कुछ को पता चला, कुछ को नहीं पता चला। तो क्या एक डॉक्टर के तौर पर कुछ हमें आप सावधानियां सजेस्ट करना चाहेंगे अगर आपके साथ जो घर में कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जिनकी स्थिति बिगड़ गई थी या नहीं भी हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद से हमें थोड़ा और सजग रहने की आवश्यकता है इस मौसम में? बिल्कुल, मतलब खाली कोविड के बाद से ही नहीं, अगर किसी को भी लंग्स के पहले कोई भी डिसीज़ हो चुकी हो, जैसे उन्होंने कहा अभी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, हाँ ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों में भी इलाज हो जाने के बाद भी अगर फेफड़ों में काफ़ी नुकसान हो चुका है तो सांस की दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी पहले से ही कम है। उसमें अगर जरा सी भी गिरावट आती किसी भी वजह से तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ी बीमारी की तरीके से सामने आती है। जी, जी। इसलिए आपको अपने डॉक्टर के टच में रेगुलर रहना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को पहले से बचा के रख सके अगर हो सके तो। ठीक है सर, जैसे इनका दूसरा सवाल था, एक हमारे कॉलर है नंद स्वरूप जी, उनका हम कॉलर से पहले विपिन का दूसरा सवाल ले लेते हैं। इनका कहना था कि टीबी और एस्थमा के लक्षण जो है वो लगभग एक जैसे लगते हैं, तो क्या ऐसा है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपको एस्थमा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, या फिर आपको टीबी है, या आप वो लक्षणों में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसे तो नहीं है कि अस्थमा और टीबी के लक्षण सेम हो, काफ़ी भिन्नता होती है दोनों में। जैसे मैं बताऊं कि टीबी जो होती है यूजुअली कम ड्यूरेशन की बीमारी होती है। जब होती है तो उसमें खांसी, बलगम, बुखार आना, भूख कम लगना, जी, जी। वजन कम होना, रात को पसीने आना, तो ये चीज़ें यूजुअली अस्थमा में नहीं होती हैं। एक दूसरा, अस्थमा लंबी बीमारी होती है, ऐसा नहीं होता कि 2 सप्ताह से होगा या 1 महीने से होगा, कई दिनों तक होता है। अगर ये परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, बार बार आ रहे हैं, मौसम बदलने पे बढ़ रही हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि अस्थमा हो सकता है। छोटा है तो शायद टीबी होने का ज़्यादा चांस है। सर एक कॉलर और है, साथ में उनका भी कॉल ले लेते हैं और साथ ही साथ इसका जवाब और लेते रहेंगे हम। नंद स्वरूप जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो। हाँ जी सर, बताएं, सवाल बताएं अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ठंड से बचने के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो उसमें पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरी चीज, बहुत लोग कमरे में सोते हैं, अंगीठी जला लेते हैं, हीटर जला लेते हैं, दम घुस करके उनकी मौत हो जाती है, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, हमें ठंड में किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए? चेहरे पे, नाक पे ढक करके रखना चाहिए। तापमान कम हो तो हमें खुले में व्यायाम नहीं करना चाहिए। मुंह के बजाय हम नाक से अगर सांस लेते हैं तो हमारे लिए कितना फायदेमंद है? और हमारी जो वायु गुणवत्ता इंडेक्स होता है, बढ़िया, ठीक, संवेदनशील, हानिकारक, बहुत हानिकारक, खतरनाक, तो कितनी हमारा इंडेक्स होना चाहिए वायु की? ठीक है सर, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर अनिल? आपने जो एक बात कही है सही बात है कि ठंड के मौसम में पहली बात तो ये है कि जो लोग आग जला के सेकते हैं हम वो मना करते हैं, और उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है आपको सीधे सांस में दिक्कत करता है, जी, जी। जिसे प्रदूषण कहते हैं, और दूसरा अगर रात आप अंदर जला के सो जाएंगे तो उसमें बहुत सारी विषैली गैसेस पैदा हो सकती है जिसकी वजह से दिक्कत होगी। ऐसे में आप बिजली का हीटर या वह सब यूज़ कर सकते हैं कपड़े वपड़े बचा के। दूसरा उनका सवाल था कि पसीना आता है, ये तो कपड़े उतने ही पहने जिसमें पसीना ना आए, इतने भी नहीं पहन लें कि पसीना आए। ठंड से बचते भर के कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। जी जी। और कोई और सवाल था इनके जिनके बीच में? जी, तीसरा सवाल भी था ये। जी जी, जो एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे। एक्सरसाइज में जो आपने कहा, हाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जाड़ों में एज सच AQI अच्छी हो या ख़राब, आपको एक्सरसाइज से बचना चाहिए, या ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ वाकई कमरा थोड़ा सा गर्म हो या सब कुछ हो। किसानों के लिए खेतों में जाना है, वहाँ काम करना है, तो थोड़ा सा सुबह सुबह ना जाके या तो थोड़ा धूप निकले तब जाएं, वरना होता क्या है कि आपने कहा कि नाक से हम सांस लेते हैं तो नाक से एक बार को ठंडी हवा चली जाए तो बच भी जाएंगे, लेकिन अगर गहरी सांसें बार बार लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, मुंह के जरिए लेंगे, तो ये अटैक के चांसेस या सांस की दिक्कत
ज़्यादा पैदा कर सकता जी, है। जी, जी। इस चीज़ से बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एक्सरसाइज करना सही है, लेकिन आप मौसम का, तापमान का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि उसका आपको उस तरह का बेनिफिट, लाभ ना मिले। लेकिन हाँ, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को ठंड से बचाना भी उतना ही आवश्यक है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ख़ास तौर पे बात करेंगे बुज़ुर्गों की। इस मौसम में बुज़ुर्गों की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर रहे और एक खुशनुमा जो मौसम है उसका आनंद भी ले सकें। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। आपके सवालों का इंतजार है। छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में अस्थमा की बढ़ने वाली समस्या के बारे में। लक्षण कैसे पहचानें, उपचार क्या करें, और अगर आपको लगता है कि जो ये सिम्टम्स हैं ये सामान्य नहीं है तो कौन सी वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जब आपको विशेषज्ञ के पास अवश्य ही जाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और एक कॉलर है जवर सिंह जी जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका हम सवाल ले लेते हैं। जवर सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका। सहारनपुर से हमारे साथ है। हेलो जी, पहले टेलीविजन को म्यूट कर ले जबर सिंह जी। जी बताइए, सवाल बताएं। मैम मेरा नाम जबर सिंह है। सर अब पहले आप टेलीविजन को म्यूट कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए, आवाज़ बंद कर दिए उसके पहले आप। कर दिया मैम, मैंने कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सवाल क्या है आपका। मैम मैं ना जैसे सर्दी आती है, सर्दियाँ और ज्यादा गर्मी आती है तो मेरे फेफड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे बचपन में बच्चों को निमोनिया हो जाता है ना, तो छाती गड़गड़ करती है। जी 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 जी। मुझे सांस नहीं आता है मैम, फिर मैं दवा लेता हूँ मेडिकल से। अच्छा सर, कुछ पूछना चाहते हैं सर आप इनसे कोई सवाल? हाँ मैम, इसमें मैं क्या क्या फायदा करने के लिए? डॉक्टर विजय जी देखिए, जो आप ये सिम्टम बता रही हैं, मौसम बदलने के बाद आपको सांस की दिक्कत हो रही है, इनको सांस में आवाज़ भी आती है, जी गड़गड़ की आवाज़ें भी आ रही हैं, क्या सीटी जैसे ही बजता है? आई थिंक उनको सुन नहीं रहा कोई नहीं। आवाज़ तो देखिए, जो मौसम बदलने पे सांस की दिक्कतें होती हैं, अब मुझे पता नहीं वो यंग हैं कि ओल्ड हैं, बट अगर जो ये मौसम बदलने पे सांस की दिक्कत हो, खांसी हो, चेस्ट में टाइटनेस लग रही हो, छाती से आवाज़ आ रही हो, घड़ घड़ की या सीटियाँ जैसी बज रही हो, तो ये लक्षण अस्थमा के हो सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एडिशनली ये खुद भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो जुकाम होना, बार बार छींकें आना, गला ख़राब होना, अगर ऐसे हो रहा है और हर सीजन हर बार ऐसे ही हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये अस्थमा है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक से दवाई लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी सर, अस्थमा पे हमने काफ़ी बात की, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर कट जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर अनिल, कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं जिसे हम कंफ्यूज ना करें कि सर्दी ज़ुकाम है या फिर ये कफ है या फिर ये टीबी है? अस्थमा कब ये पता चलता है कि हाँ ये अस्थमा ही है, एंड नाउ इज़ द टाइम टू विजिट अ डॉक्टर? देखिए, सांस की एक कॉमन शिकायत आती है सबकी कि साहब सांस फूल रही है, लेकिन बहुत सारी कंडीशन है जिसमें फूलती है। लेकिन अगर आप कहते हैं अस्थमा के, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी अधिकतर जो है शुरुआत नाक से होती है, नाक में खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, नाक बहने लगती है, छींकें आ रही है, नाक बंद हो रही है, साथ में सांस में दिक्कत आ रही है, ये एक चीज़ हो सकती है कि ये अस्थमा की तरफ जा रहा है। छाती के अंदर साएं साएं की आवाज़ सुनाई देती है, सीटी बजती है, ये भारीपन रहता है, और आपको पहले भी कभी इस तरीके का अटैक हो चुका है तो अस्थमा की तरफ बहुत सारी संभावना है, इधर की तरफ जा रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको ये कह सकती हैं कि भाई इधर जा रहा है। साथ में इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन अगर पहले कभी भी इस तरीके का हिस्ट्री रही है कि आपने जो है सांस की रही है,
तो ये डेफिनेटली मान के चलिए ये उसी का अटैक होने जा रहा है। शुरुआत आपकी अधिकतर नाक की शिकायतों के साथ होती है जी। उसे आप अगर इग्नोर करते हैं, जैसे आपने कहा कि साहब जुकाम है, खांसी है, गले में दर्द है, नहीं, ये भी मोस्टली ठंडी हवा में भी होता है और एलर्जी कंडीशंस पे भी होता है, जिसे हम आमतौर पर निकाल देते हैं कि साहब ये वायरल फीवर है, सब कुछ है। तो ये जो लक्षण है शुरुआती, इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ एक दर्शक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है गले में, तो ये कैसे हम सिम्टम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या कि ये वायरल है या मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है? क्या कुछ लक्षणों में अंतर होता है क्या? जी सर, क्या बताना चाहिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिंपल इन्फेक्शन है, सिंपल मतलब आपको हल्का सा फीवर आ रहा है, थोड़ा गला ख़राब है, छींकें आ रही हैं और जो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है। ज़्यादातर केसेस में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उसका हम टेस्ट भी नहीं करते। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में आओगे हमारे पास ये सिम्टम लेके, तो हम कोई टेस्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाएंगे कि आप ये दवाई ले लीजिए, पैरासीटामोल या फिर एलर्जी के लिए कोई दवाई दे देंगे और बोलेंगे नहीं वेट करो। और ज़्यादातर मरीज़, मैं कहूँगा अगर मेरी प्रैक्टिस की बात करो तो ऑलमोस्ट 99% मरीज़ वायरल ही होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बैक्टीरियल बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे वायरल से शुरू हुआ और बाद में बैक्टीरियल कुछ लोगों को होता है, वो ये होगा कि आपका जो वायरल इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग हो गया। जैसे यूजुअली वायरल इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर शिफ्ट कर रहा है, स्पेशली अगर आपके फेस पे पेन हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, आपका जो नाक बहता जा रहा है और जो नाक का सेक्रेशन थिक आ रहा है, फीवर भी अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि शायद आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। और उस केस में आप फिर डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो इजीली हम लोग बता पाते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या कॉम्प्लिकेशन हो गया है बैक्टीरियल का, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने ब्रेक से जाने से पहले जिक्र किया था बुज़ुर्गों के बारे में, तो हम जानते हैं कि उम्र के साथ कई तरह की समस्याएं भी आती हैं और कहते हैं कि ठंड का मौसम उनके लिए बड़ी तरह की समस्या पैदा कर देता है और कहते हैं अगर ठंड निकल गई तो अगले समय तक और बेहतर वो हो जाएंगे। तो सर ठंड के बारे में क्या बताना चाहेंगे, अस्थमा जिन मरीज़ों को होता है, बुज़ुर्गों को? डॉक्टर देखिए, बुज़ुर्गों में 2 समस्याएं जो आती हैं। एक आती है जो आपने कहा एस्मा। यस, एस्मा ओल्ड एज में बहुत कम प्रेसिपिटेट होता तो शुरू से ही होता चला आ रहा होता। दूसरी समस्या जो बुजुर्गों में होती है वो होती है COPD कहती है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज कहते हैं, जो कि लक्षण बिल्कुल एस्मा जैसे ही प्रेजेंट होते हैं। सांस का फूलना, छाती के अंदर साए होना, गरण होना, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। तो पहली बात तो दोनों को थोड़ा डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। इस मौसम मैंने कहा था सुपर एडेड इन्फेक्शन होते हैं, जो कि ऊपर से जो इन्फेक्शन बनते हैं, चाहे वायरल हो, जैसे शुरू में वायरल हुए, उसके बाद वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, ठीक है ना। तो खांसी और बलगम बनता है, उन्होंने पूछा था, तो बलगम अगर पका हुआ आने लगे, पीला आने लगे, तो समझ लीजिए कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। वायरल में यूजुअली पका हुआ नहीं आता है जी। तो इस वजह से बुजुर्गों में लंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है वैसे एज सच नेचुरली। तो इन सारी समस्याओं में उनको सांस को ज़्यादा दिक्कत होती है जी जी। इसीलिए अच्छा, दूसरा ये है कि अगर वो बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते हैं, उनके लिए और बड़ी दिक्कत है जी जी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों में सांस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटा सा भी इन्फेक्शन उनके लिए झेलने की कैपेसिटी कम हो चुकी है। बिल्कुल, वो वैसे भी उम्र के साथ और जैसे कि इम्यूनिटी भी हम जानते हैं कि कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर आपको BP है, शुगर है, तो और भी समस्याएं साथ ही साथ आपके साथ लगी रहती हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा, उसे ज़रूर आप ध्यान में रखें। अब डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको अस्थमा है, आपको ये पता भी चल गया कि है अब मुझे ये, चाहे वो बचपन से है या बीच में है, जैसे भी आपको हुआ है, और अगर आप उसको लेकर उतने सजग नहीं रहते हैं, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, क्या क्या हो सकता है? जी देखिए, जो हम बार बार एक संदेश जो मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि अगर आपको अस्थमा है तो प्लीज़ एक बार उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मुझे अस्थमा है। तो अगर ये आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपने 90% जंग जीत ली है। अदरवाइज़ जो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप दवाई नहीं लेंगे तो आपको अटैक होने का चांस होता है। लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हैं, आज के टाइम में अस्थमा की इतनी अच्छी दवाई है, अगर आप दवाइयों पे रेगुलरली लेते रहेंगे डॉक्टर की सलाह पे, तो कोई बता भी नहीं सकता कि आपको अस्थमा है। इतना अच्छा कंट्रोल अचीव हो जाता है।
आपको बहुत और सारे safe भी हैं। जी, इतने सारे जो पर्सनालिटी वेल नोन फिगर्स हैं जिनको अस्थमा है, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की हैं। बड़े बड़े एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल, इवन बॉक्सर्स हैं, एथलीट हैं, इवन बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं जो बार बार टीवी पे आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अस्थमा है, और कोई उनसे जब बात करेगा या वो जो उनकी एक्टिविटी आप देखोगे तो कोई बिल्कुल डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता है। तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए अगर आपको अस्थमा है तो, कि हाँ जी मेरे को अस्थमा है, और जो डॉक्टर ने दवाई बताई है टाइम से दवाई लीजिए, उसमें नागा मत कीजिए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे जैसे बाकी लोग रहते हैं। जी बिल्कुल। अब से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने भी जिक्र किया कि अब जो दवाइयाँ हैं या फिर जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो बहुत सेफ़ हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। तो अस्थमा के मरीज़ों को या फिर और जिनको सांस की समस्या है, वो कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं या फिर दवाइयाँ हैं जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? रूटीन में अक्सर लोगों को मैंने देखा है, हर घर में जो अस्थमा जिनके मरीज़ हैं वो एक नेबुलाइज़र ख़रीद के रखते हैं और उसका प्रयोग बहुत करते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि उसका प्रयोग तभी करिए जब मरीज़ इस हालत में हो कि सांस ठीक से नहीं आ पा रही हो, वरना उसके अलावा चलता फिरता मरीज़ है, एक ड्राई पाउडर इनहेलर कहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कैप्सूल डालते हैं, दवाई होती है उसमें, है ना, सुबह शाम खींचने वाले होते हैं। उनको सही ढंग से खींच लीजिए, उनका तरीका सीख लीजिए, बहुत बढ़िया इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आप पंप वाली दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें आप जैसे कहते हैं धुआं सा उठता है, और आप चाहे तो सीधे ले सकते हैं या उसके आगे एक चीज़ लग जाती है, ट्यूब जैसी होती है जिसे हम स्पेसर कहते हैं, तो उसकी एफिकेसी और बढ़ जाती है, सांस में जाने की वेस्टेज कम हो जाती है। लेकिन बस ये कह रहा हूँ, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें आप नेबुलाइजेशन ले लीजिए, ड्राई पाउडर इनहेलर टेक्निक्स ले लीजिए, उसमें भी कई टेक्निक्स आ गई हों, कोई कहता है कैप्सूल वाले कुछ गोल गोल से आ गए हैं जिसे हम कहते हैं पंचर करके आने वाला होता है। कहीं भी कैरी करना आसान है। अस्थमा के मरीजों को मैं एक सलाह ज़रूर दूंगा, कहीं भी जाएं, या सीओपीडी के भी मरीजों को भी, ये इनहेलर अपने पास ज़रूर रखें। जरा सी भी शिकायत हो आप एक्स्ट्रा पफ ले लें, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, लेकिन आपने डिले कर दिया, मैं इस पे भी आऊँगी सर, तो दिक्कत हो कई जाएगी। बार कहते हैं कि अरे पंप क्यों लेते हो, पफ ये आदत पड़ जाएगी, ये नहीं लेना चाहिए, जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो। और जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया ज़िंदगी में ऐसा। तो इस पर मैं बात करूँगी। उससे पहले एक दर्शक है, धर्मेंद्र कुमार है, अजमेर से, इन्होंने मैं कॉल किया है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ अजमेर से। धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो। हाँ जी बताइए, सवाल बताएं। हेलो मैम, मैं धर्मेंद्र सिंह अजमेर से बोल रहा हूँ। हाँ नाम बताइए, बता दिया आपने, अपना सवाल बताएं। उम्र कितनी है आपकी बताइए? मैम मेरी उम्र है 32 साल में। जी मैम हाँ। मेरे सांस की तकलीफ है। क्या तकलीफ है सांस में आपको? सांस फूलती है मैम, और वो बलगम आता है सुबह सुबह, बहुत ज्यादा है, एकदम नींद खुलते ही जैसे सांस अटकी हुई हो और लगातार बलगम निकलता है मैम। ठीक है, डॉक्टर विजय कुछ पूछना चाहते हैं आप? टीवी की जांच करवाई थी मैम, नॉर्मल आ रही है और वजन धीरे धीरे कम हो रहा है मैम। धर्मेंद्र जी, ये बलगम का काफ़ी ज़्यादा आता है, जैसे कि 1 कप आधा कप ऐसे निकल जाता है? बलगम सफेद आता है और थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब जैसे अपन चूकते हैं जैसे। ठीक है, देखिए ऐसे तो जब तक सांस नहीं होता, जब तक सांस अटकी हुई जैसे लगता है। जी देखिए, जैसे आप बता रही हैं कि आपको सांस है और थोड़ा थोड़ा बलगम आ रहा है, और आपकी उम्र करीबन 32 साल है, तो ऐसे में आपने टीबी का जांच करवा लिया, वो जो आप नेगेटिव बता रहे हो, तो ये लक्षण अस्थमा के हो सकते हैं। आई थिंक एक बार डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अस्थमा से मिलती जुलती और बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं जिसमें सांस फूलता है, बलगम आता है। जैसे इसलिए आपसे पूछ रहा था कि भाई बलगम ज़्यादा तो नहीं आ रहा, जो कि ब्रोंकाइटिस में आता है। आपकी उम्र को देखते हुए और सिम्टम को देखते हुए अस्थमा होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। प्लीज़ डॉक्टर को आप दिखाइए, कुछ जांचें करेंगे या आपको एक बार वो एग्जामिन कर लेंगे, तो उसके बाद पक्का पता लग जाएगा कि आपको अस्थमा है या अस्थमा से मिलती जुलती कोई और बीमारी है। जी बिल्कुल। और दर्शकों से मैं यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप फ़ोन करें तो कृपया अपना जो टीवी है, टेलीविज़न है, उसको उस वक्त म्यूट कर दें। आप अपना सवाल पूरा कीजिए, जब आप सुनने के बाद वापस से आवाज़ कर सकते हैं। देखिए, इससे आपकी हम बात भी ठीक से नहीं सुन पाते हैं, बहुत असुविधा होती है, और दूसरे कॉलर जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके भी सवाल हम नहीं ले पाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल लें, उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाए लाइव। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। छोटे से ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में होने वाली सांस संबंधी समस्याओं के बारे में, और जिनमें से एक है अस्थमा भी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, भरतपुर से हमारे साथ हैं सुखराम जी। जी बताइए सर, सवाल बताएं, क्या क्या समस्या है सुखराम जी? अस्थमा की ये चलता हूँ, मेरे सांस फूलती है। सांस फूलती है आपकी? सर हाँ। कुछ और पूछना चाहते हैं? और कितनी उम्र है आपकी? ये सांस 70-69 साल की उम्र है। 72 साल की उम्र है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सुखराम जी कि कितने सालों से सांस फूल रही और है? कफ आता है। कितने सालों से सांस फूल रही है? 70 साल की है। नहीं, आपकी सांस अभी फूलनी शुरू हुई है या पहले से ही फूलती चली आ रही है? ये अब गई हुई है 8-7 महीना से। 7-8 महीने से? 7-8 ये अब महीने। गई हुई है सर। अच्छा, और जो सांस फूल रही है उसके 8-7 साथ महीने से हुई है ये। खांसी और बलगम का क्या हाल है? पहले नहीं थी। है जी? पहले नहीं थी? पहले नहीं थी ये। पहले किसी और चीज का इलाज चला है, निमोनिया का, टीबी का या किसी और चीज का? ना, कोई किसी का इलाज नहीं था। ये इसी का ये 8-7 महीने से हॉस्पिटल से दवाई लाता हूँ, ये गोली दे देते हैं और शीशी दे देते हैं। कब तो उन्होंने जो दवाई दी होगी ऐसा? वो किस चीज की दवाई कह के दी है? ऐसा? उन्होंने कोई चीज दवाई दी है तो किस चीज की कह के दी है? सांस और की? दवाई नहीं है, ये निम्स से हॉस्पिटल से लाया था दवाई। 3-4 दिन एडमिट रखा था मैं। अच्छा, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी पिछले 7-8 महीने से है इतनी यूजुअली लंबी बीमारी। दो ही चीज़ों में अक्सर मिलती है, एक तो होता है टीबी का, आप पहले उसकी जांच कराएं, और दूसरा ये होता है कि अगर अस्थमा को समय अटैक हुआ होगा और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से 7-8 महीने चल रहा है, तो आप एक चेकअप करवाएं और उसमें ये देखें, एक्सरे होगा, बलगम की जांच भी होगी, खून की जांच भी होगी कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ आपको फिट होती है। बीड़ी सिगरेट हुक्के का क्या हाल है? आवाज़ कट गई सर, फ़ोन कट गया। अच्छा जी, ठीक। तो अगर नहीं लेते हैं और अगर लेते हैं तो दोनों सूरत में बता दें। नहीं, अगर बीड़ी सिगरेट हुक्का लेते हैं तो आप उसकी वजह से भी कुछ बीमारियां होती है, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया था कि सीओपीडी होती है, सब कुछ हो सकता है। तो हो सकता है इस एज में आके एक्सर्बेशन या ज़्यादा प्रेजेंट कर रही हो। शुरू में थोड़ी बहुत रहती है तो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं जी, तो अभी जब ज़्यादा बढ़ जाती तभी ध्यान देना शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपसे डॉक्टर पूजा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए, अब प्रदूषण की बात करें, अब हम AQI के बारे में काफ़ी सजग हो गए हैं कि हमारे क्षेत्र में एयर क्वालिटी कैसी है, वायु गुणवत्ता कैसी हो, और हमारे जो ज़्यादा दर्शक हैं वो गाँव से संबंध रखते हैं, गाँव के हमारे दर्शक हैं। लेकिन गांव पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है ये भी नहीं कह सकते। हम जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो पराली जलाते हैं या फिर अपने आप को गर्म रखने के लिए अलाव जलाते हैं। हालांकि अब सरकार ने कितनी तरह की सुविधाएं दे दी हैं, लेकिन फिर भी किसान पता नहीं क्यों अभी भी चूल्हे में खाना पकाते हैं। आपके पास व्यवस्था है उसके बाद भी। इन स्थितियों में हम जानते हैं कि सांस की समस्या हो सकती है, तो क्या गांव के हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उन्हें और सावधान रहने की आवश्यकता है? इन पारंपरिक तरीकों को क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सॉल्यूशन इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो चूल्हे पे खाने बनाने का एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, आप जैसे गाँव में जाके किसी पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। जो चूल्हे की मैं रोटी खाता हूँ, वो जो चूल्हे की रोटी खा रहे हैं वो गैस वाली रोटी खाते ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो चाहे। तो उनका जो ट्रेडिशन को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे को लगता है कि अवेयरनेस उनका बढ़ाया जाना चाहिए। उनको बार बार बताया जाना चाहिए कि जो धुआं जो निकलता है जब हम चूल्हा जलाते हैं तो उसका शरीर पे क्या क्या नुकसान होता है, और हो सकता है कि उनके घर में किसी को हो भी गया ऑलरेडी, तो बता सकते हैं कि आपको चूल्हे की वजह से जो धुआं निकल रहा है, इसकी वजह से आपके घर में किसी को COPD हो गया, या जिसको अस्थमा था वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और हो सकता है किसी को कैंसर भी हो गया हो। ये जो गांव में रहने वाली माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो खाना बनाती रहती हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको बाद में कैंसर निकलता है, और हम पता करते हैं तो वो कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्क होता है कि वो जो बायोमास फ्यूल, जो चूल्हे से जो धुआं निकलता है उससे एक्सपोजर होता है। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि एयर पोल्यूशन का, देखिए ऐसा नहीं कि गांव में एयर पोल्यूशन नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मॉनिटरिंग फैसिलिटी नहीं है। जैसे आप दिल्ली में देखोगे तो हर 2 किलोमीटर पे आपको एक मॉनिटरिंग डिवाइस मिल जाएगा। गांव में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में एक हो,
तो एक मॉनिटरिंग का भी समस्या है। ये थोड़ा सा मिथ भी है कि गांव बहुत साफ सुथरे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क इतना ज़्यादा चल रहा होता है जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा। जी जी। और जैसे पराली जलाने की बात कर रहे हैं, और भी जो प्रैक्टिस है जो हम अपने आप को गर्म रखने के लिए करते हैं, तो गाँव की हवा भी इतनी साफ़ नहीं है आजकल। जी बिल्कुल। तो हर जगह, चाहे गांव में हो या शहर में हो, आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि गांव में है तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है। हाँ, अभी भी गांव बहुत अच्छे हैं, गांव की हम तुलना करें शहरों से, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, जीवन शैली बदल रही है, जिसका प्रभाव हर कोने पर दिखाई दे रहा है। वर्षा है हमारे साथ दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। जी वर्षा जी, बताइए क्या सवाल है। वर्षा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हेलो हेलो जी वर्षा जी, बताएं क्या सवाल है। नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार। मुझे कफ बहुत आ रहा है, खांसी आ रही है, तो 20 दिन हो गया है। 20 दिन से कफ और खांसी की समस्या है। आपकी उम्र कितनी है? ये 46। 46 साल। सर क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर अनिल? आपने खुद ही कहा वीजिंग की समस्या बताई। कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है, 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए? जी जी जी। अच्छा, देखिए ये तो 20 दिन, अभी जैसे डॉक्टर हुडा ने बताया कि बहुत सारे नॉर्मल हैं विंटर सीजन में, सिंपल विंटर ड्राई कफ इज़ एनफ। लेकिन अगर इसके साथ बाकी सिम्टम्स भी हैं, जैसे अगर बुखार है तो आप इन्फेक्शन सोच सकते हैं। साथ में छाती के अंदर अगर साए साए की आवाज़ है, कुछ गड़गड़ाहट है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अस्थमा जैसी चीज़ हो सकती है। नाक के कोई लक्षण है तो भी हम मान के सकते हैं, हो सकता है कि सांस नली में कुछ सूजन आ रही हो। लेकिन सिर्फ 20 दिन से कह देना कि खांसी है, मेरे ख्याल से इस पर डायग्नोसिस बनाना या इसका वो बनाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कुछ और लक्षण हो तो आप मुझे बताएं ताकि हम उसके बारे में सोच सकें। लेकिन जो लक्षण हमने बताए इसके साथ अगर हैं तो आप सोच सकते हैं। बाकी खांसी तो मैंने कहा था ठंड में कॉमन है, बहुत सबको आती है, नॉर्मल लोगों को भी आ जाती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको सांस में दिक्कत आ रही है तो ज़रूर इसके बारे में आप सोचें या किसी को दिखवाएं। ठीक है सर, एक और सवाल आया हमारे पास, ये ईमेल आया है और ये जो दर्शक हैं ये मध्य प्रदेश से हैं। इनका नाम है राज सोलंकी। ठंड के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव के लिए किस तरह के कदम हमें उठाने चाहिए, ये हमारे दर्शक का सवाल है, जिस पे तो हमारा पूरे प्रोग्राम का विषय है। लेकिन फिर भी जैसे कह रहे हैं कि ख़ासतौर पर सर्दियों में और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर विजय क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, वैसे तो हमने एक ऑलरेडी बता दिया, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। जी देखिए, जो सर्दियों में एक तो जो ड्राई एयर होती है और ठंडी जो हवा होती है उसकी वजह से प्रभाव होता है। दूसरा, जो हम पोलन्स की बात कर रहे हैं कि सीज़न के हिसाब से डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं, उनके जो परागकण डिफरेंट होते हैं, उससे एलर्जी की समस्या होती है। तीसरा, जो वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन होते हैं उस टाइम पे, उसकी वजह से समस्या होती है। और फिर जो एयर पोल्यूशन है वो एक एडिशनल पॉइंट है। तो इन सारी वजह से सांस संबंधित जो बीमारियां हैं वो ख़राब होनी, जैसे किसी को COPD है तो उसका कंट्रोल ख़राब हो जाएगा। अस्थमा जिसको है ऑलरेडी कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही इस मौसम में आते हैं तो उनका अस्थमा का कंट्रोल ख़राब हो जाता है। ये दिक्कतें होती हैं। फिर कई बार ये भी देखा है कि जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका भी गला बार बार जो है गले में ऐसी आवाज़ें निकालते रहते हैं, गला क्लियर करने की कोशिश करते हैं लेकिन साफ़ नहीं होता। नाक में हमेशा एक स्टफीनेस रहती है कि ऐसा लगता है जैसे नाक ब्लॉक हो गया है। आँखों में भी आप देखोगे तो आँखें लाल रहना, ऐसे लगना जैसे आँखों में कुछ गिर गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आमतौर पे हमें देखा है कि सर्दियों के टाइम पे और जो पोल्यूशन जब होता है, ये एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उस टाइम पे होता है। आप देखोगे जो दिवाली के 1-2 दिन के बाद इवन जो चमड़ी की बीमारियाँ वो भी बढ़ जाती हैं, खुजली होना, इवन चमड़ी पे दाग होना। तो ये आई थिंक जो एयर पोल्यूशन है, शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको अफेक्ट ना करता हो। आप कोई भी हिस्सा बात करिए, सबके ऊपर इफेक्ट आता है। जी जी। नागेंद्र जी हमारे साथ दर्शक हैं, नागेंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं उनसे। मंडी से इन्होंने फ़ोन लगाया है। नागेंद्र जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी बताएं सर, स्वागत है। मेरे पिताजी 92 ईयर के हैं, 92 साल के, मम्मी 86 के हैं जी। तो दिन को जब धूप सेकते हैं तो काफी तेज धूप होती है, लेकिन 3 बजे के बाद
जब बर्फानी हवा धौलाधार की तरफ से चलती है, बर्फ वाली हवा, तो उससे टेम्परेचर वेरिएशन जो सुबह शाम की है ना जी, उसकी वजह से बुजुर्गों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जी। और सुबह शाम तो मुंह से धुआं निकलता है जब ठंडी हवाएं जो चलती हैं जी, तो उसकी वजह से सांस लेने में बड़ी समस्या आ रही है इनको। उसके लिए कोई समाधान स्थायी तौर पे उनको अंदर कमरे में ही बंद रखना पड़ता है, या मास्क या दूसरा इनहेलर वगैरह लेना पड़ रहा है। तो इससे स्थायी समाधान या खान पान में कुछ ऐसा क्या दिया जाए और जिससे कि उनके जो चेस्ट या दूसरी जो सांस की समस्याएं हैं वो उससे निजात मिल सके। जी जी बिल्कुल, हमने आपके बहुत ध्यान से सवाल सुने हैं नागेंद्र जी, लेकिन हम इसका जवाब देंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ बने रहें, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, हमारी कामना है। लेकिन जिस समस्या के बारे में आपने बताया वैसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारे विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। और ब्रेक से पहले हमारे एक दर्शक थे जिन्होंने हिमाचल से मैं कॉल किया था, नागेंद्र नेगी जी, और उन्होंने अपने माता पिता की समस्या के बारे में बताया। तो सर, जैसे कि हमारे दर्शक थे वो जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए बुजुर्गों के लिए, किस तरह की सावधानी बरतें, और क्योंकि हिमाचल से है, काफ़ी ठंडा प्रदेश है, वहाँ के लिए क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, समस्या आप जानते हैं, हाल भी एक तरीके से आप जानते ही हैं। जी जी। समस्या ये है कि ठंड की वजह से आपको दिक्कत होती है, और जब धूप में रहती हैं तो माताजी और पिताजी आपके स्वस्थ थोड़े रहते हैं। शाम के वक्त ठंडक बढ़ने के साथ साथ मैंने बताया था कि बर्फीली हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो दिक्कत सांस की आएगी ही आएगी। इस उम्र में वैसे भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी या लंग्स की जो पावर होती है वो कम होने लगती है। तो इसका सीधा सा हल यही है कि उन्हें जो है घर के अंदर रहना है। आग सेकने के लिए आप बिजली का प्रयोग करेंगे, किसी और चीज़ का नहीं करेंगे। कपड़े से अच्छी तरीके से ढक के रखेंगे। नाक पे, मुंह पे एक स्कार्फ है या मफलर है, अगर बाहर जाते हैं तो ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको खान पीन की बात है, हाँ मैं इस बात पर कहता हूँ कि अस्थमा का एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका खान पान। अगर आप जाड़ों में अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में ही रहते हैं और तली चीज़ें खाते हैं, चाहे पराठे हों, चाहे पकौड़े हों, चाहे कुछ भी हो, इससे एसिडिटी होती है। इसका ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी भी लोग लेते हैं, इससे भी एसिडिटी होती है और ये आपके अस्थमा का एक कारण बनता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सादा भोजन जो आसानी से हजम हो जाए, धूल धुएं से बचना है, और ठंडी हवाओं को डायरेक्ट नहीं आने देना है। जी जी, ठीक है ना। ये 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा स्वस्थ रहेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, बुजुर्गों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में पहले भी हमने जिक्र किया, चर्चा किया। हमारा जो एक और सवाल है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन कैसे करें। सर, जैसे हमने जिक्र किया अस्थमा के बारे में, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग उतनी गंभीरता से, चाहे वो इन्हेलर की बात है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई अस्थमा का अटैक आता है, सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? जी देखिए, अच्छा डॉक्टर हड्डा दे रहे हैं। जी देखिए, जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अस्थमा कई बार जानलेवा साबित हो सकता है अगर उसको हमने अटैक को अच्छी तरह नहीं पहचाना। जी। तो एज ए डॉक्टर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको क्लियरली बताते हैं कि अगर आपको सांस में कभी दिक्कत होती है तो जो इनहेलर का एक एक्स्ट्रा डोज ले सकते हैं, उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो एक्स्ट्रा एक और ले सकते हैं, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो ये हमेशा हम प्लान बताते हैं। कई लोगों के घर में जो जैसे सर ने बताया था कि भी नेबुलाइजर घर में रखते हैं बहुत कॉमनली, तो आप उस टाइम पे नेबुलाइजर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लंबा ना खींचें। 1 बार लिया, 2 बार लिया और उससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए।
ताकि आपका ठीक से इलाज हो पाए। जी बिल्कुल। अब से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमने थोड़ा सा इस पर बात की थी, लेकिन पूरी तरीके से इसे हम डिस्कस नहीं कर पाए। जो लोग यूज़ नहीं करना चाहते, एक झिझक है या फिर कई बार इस सोचते हैं कि अगर हमने एक बार इनहेलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये दवा शुरू कर दी, तो हमें ताउम्र लेनी पड़ेगी, या फिर इससे हमारी स्थिति आगे चल के और ख़राब हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, ये भ्रांति है अगर, तो इसे कैसे हमें दूर करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमन दिमाग में लोगों का परसेप्शन है कि मुझको इसकी आदत पड़ जाएगी और ये हो जाएगा, और इससे ज़्यादा सोशल है कि लोगों को क्या लगेगा, कैसा लगेगा। डॉक्टर हड्डा ने बिल्कुल सही बात कही थी कि पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि आपको अस्थमा है। दूसरी ये चीज़ एक्सेप्ट करिए कि अस्थमा जो है, अगर ये जेनेटिक होती है अधिकांश केसों में, इन्वायरमेंटल भी होती है, ये पूरी तरीके से जड़ से नहीं जाती है। इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको दबा के रख सकते हैं और आपकी ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। सालों साल तक आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल आज की तारीख में सेफ आ चुकी हैं, बस आपको रेगुलर होने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये भ्रम है कि इसकी आदत पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि एडिशनल डोज, यस, कभी लगेगा एक्सर्बेशन है, दिन में अगर सुबह शाम लेना है तो आप एक्स्ट्रा भी लीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये नसों के जरिए नहीं जा रही है, सीधे सांस की नली में जा रही है। आपके खून में भी नाक के बराबर, ना मतलब किसे कहें, कोई असर नहीं डालने जा रहा। आप 20 साल लीजिए, 25 साल लीजिए, 30 साल लीजिए, रेगुलर रहते, कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्यूट अटैक में आ गए, भयंकर आपातकालीन की पोजीशन में आ गए, वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। जी जी बिल्कुल। अब सर अंत में, क्योंकि बहुत कम समय रह गया, तो मैं बहुत कम शब्दों में जवाब जानना चाहूँगी डॉक्टर अनिल जी आपसे भी, कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे किसान, अभी तो चलिए कटाई का समय नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में कटाई भी होने वाली है, और उस वक्त कटाई के वक्त भी ऐसी मशीनें हैं जिसमें बहुत महीन भूसा बनता है। स्टोरेज के वक्त भी हम देखते हैं फ्यूम्स भी होते हैं और बारीक बारीक बिल्कुल उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं एयर में। तो वो कितनी बड़ी समस्या किसानों के लिए हो सकती है, उस वक्त क्या सावधानी बरतें, कम शब्दों में? सही बात तो यह है कि मेरे पास बहुत सारे किसान मित्र आते हैं और इस तरीके की समस्याएं लेके आते हैं, और ख़ास तौर से जो आपने सीज़न कहा है, उधर सितंबर, अक्टूबर, इधर फरवरी, मार्च, जिस समय कटाई होती है, तो एग्रीकल्चरल डस्ट, ये जो आप निकालते हैं, कटाई करते हैं, फिर उसके बाद भूसी छांटते हैं, सब कुछ करते हैं, इस समय बहुत सारे अटैक्स पड़ते हैं। इस समय आपको सावधानी की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो लोग पहले से हैं उनको थोड़ा सा बचाव की भी ज़रूरत है, या फिर अच्छी तरीके से मास्क और सब लगा के ही करें। दूसरा जो आपने कहा कि घर में अनाज लोग स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज में अगर आपने ठीक ढंग से नहीं किया तो उसमें कुछ कीड़े पनपते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस में दिक्कत होती है, जिसे हम कह लेते हैं गैसेस। एक अलग चीज़ है, कीड़े होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या कहीं चावल जैसे हम स्टोर करते हैं जिसमें आप कहते हैं सुरसुरी पैदा हो जाती है, गेहूं में आपके घुन लगती है, ठीक है नहीं, तो उनसे भी समस्या हो सकती है, तो उनसे भी समस्याएं हो सकती हैं। जी जी। और डॉक्टर विजय, अंत में हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, कम शब्दों में? देखिए, मेरा तो एक ही सलाह है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ वो बंद कर दीजिए। आपने स्मोकिंग बंद कर दी, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि उनको हुक्के से बहुत प्यार होता है। वो बोलते नहीं हुक्के में तो धुआं फिल्टर होके आ रहा है, वो कहते हैं हमारी ये तो संस्कृति है, ये पता नहीं कहाँ से ये संस्कृति समझिए। तो हुक्का भी उतना ही खतरनाक है जितना बीड़ी सिगरेट होती है। तो प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर दीजिए, और अगर आपको अस्थमा है या सीओपीडी है तो उसकी दवाइयाँ प्लीज़ कंटिन्यूस लीजिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में आपके लिए बेहतर नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हम अक्सर चेतावनी भी देखते हैं, जो आप पैकिंग देखते हैं, तो बिल्कुल ये तो आप छोड़ ही दें। और इसके अलावा कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन से लक्षण है, ये सभी बातें आज हमने कार्यक्रम में डिस्कस की हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनिल आपका भी और डॉक्टर विजय आपका भी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो बातें बताई हैं हमारे दर्शक ज़रूर उनका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही आज के स्वस्थ किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है और कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisanlive2024@gmail.com। swasthkisanlive2024@gmail.com ही हमारा ईमेल आईडी है। आप अपने सवाल, सुझाव या फीडबैक हमें भेजें। अगर आप हमारा आज का कार्यक्रम फिर से देखना चाहते हैं तो हमारे QR आईडी को भी आप ये नोट कीजिए, स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं इसे आप स्कैन कीजिए, या फिर @DD किसान चैनल इसे आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, जहां पर हमारा ये कार्यक्रम फिर से देख सकते हैं। स्वस्थ किसान के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, और जो जानकारियाँ हमने दी हैं उनको ज़रूर जहन में रखें, ताकि आप एक बेहतर जीवन अपना सकें, एक बेहतर जीवन जी सकें। नमस्कार।
तकनीक ही क्या जो जमीन पर बदलाव न लाए। IoT, AI और ML जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से एग्रीसेंस जिसके मदद से किसान भाइयों को प्रिसीजन फार्मिंग की चीज़ें उनके मोबाइल की मदद से पहुंचाते हैं। अपनी मिट्टी को बेहतर समझें हमारे एग्रीसेंस के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे ताज नगरी आगरा के ग्राम गेरा कला। आज का जो हमारा विषय है इस मंच पर सरसों की उन्नत खेती है। तो लैब की मात्रा सल्फर से अधिक मिल जाती है, जिसकी किसान अब पैसा अधिक ले लेता है। फर्स्ट ग्रेड में अगर आपको पता चल जाता है तो आप नीम की निबोरी होती है या नीम के पत्ते होते हैं उनको ही स्प्रे कर सकते हैं, उससे चेपा चला जाता है। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सही बुआई करने का समय है। जब वो आपको दिखाई दे उसी समय आप नीम की निबोली या नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उसे छान लें और छानने के बाद में उसका आप पानी में घोल बना करके आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राष्ट्र की शक्ति, एकता और विविधता का जश्न, गौरव के क्षण, शौर्य, पराक्रम, सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 9 बजे से दूरदर्शन पर। कमरिया 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 करेला पाला पलौली पला। बहुत आनंद आया, वेरी गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे दीवाने तुझे माथे पे सजा दूंगी दीवाने। ऊपर वाले ने आपको ऐसी कला से नवाजा है कि उसका कोई सानी ही नहीं है। ये सुतली बॉम्ब है जो देखने से पता नहीं चलता कि कितना ज्यादा फटेगा। क्या आवाज पाई है यार। तेरा रूप प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे DD नेशनल पर। वो ऐतिहासिक तारीख जब लागू हुआ हमारे देश का संविधान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। जिस दिन देश का बच्चा बच्चा करता है हमारी एकता और अखंडता को सेलिब्रेट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथ ही उस एक्टर का जन्मदिन जिनके किरदारों ने किया हमारा भरपूर मनोरंजन। तुझे याद किया तेरा नाम लिया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व का सेलिब्रेशन और वर्सेटाइल एक्टर जैकी श्रॉफ की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखें रंगोली। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इस रविवार 26 जनवरी सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। बचपन से सुनते आए हैं कि राम से बड़ा उनका नाम है। अभी मैंने लेटेस्ट एक कथा सुनी कि जब राम सेतु बन रहा था तो प्रभु श्री राम ने भी पत्थर पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर डूब गया। राम जी ने आश्चर्य से हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पत्थर इसीलिए तैर रहे हैं प्रभु क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। श्री राम हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही भक्ति रस में डूबा एक ऐसा ही सीरियल काकभूषणी रामायण। सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण
सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। It's a matter of life and death. फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। राष्ट्र की शक्ति, एकता और विविधता का जश्न, गौरव के क्षण, शौर्य, पराक्रम, सांस्कृतिक विरासत की अद्भुत झांकी। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का कर्तव्य पथ से सीधा प्रसारण 26 जनवरी सुबह 9 बजे से दूरदर्शन पर। बहादुरी जिसके नाम से लड़ती थी वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रख ले तू रख ले मेरी लाज देवा। झांसी का राजा तो मैं ही बनूंगा। हम सभी को संगठित होना पड़ेगा और संगठित होते ही अंग्रेजों पर टूट पड़ेंगे। हम सारा हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चाहते हैं। बस झांसी पर सिर्फ झांसी की जनता का राज चलता है। हम झांसी में प्रवेश कर चुके हैं। मैं झांसी के तख्त पर किसी भी शासक को नहीं बैठने दूंगी। अंजाम जानती हो? मौत। झांसी की रानी बचना न पाए, जिंदा या मोता पकड़ना है हमें उसे। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। आपने शिवाजी महाराज के सपने को साकार कर दिया। कोई उसको रोक न पाए रे, वो आगे बढ़ते जाए रे, वो एक मर्दानी झांसी की रानी। फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 27 जनवरी दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। आते जाते हंसते गाते सोचा मैं जरूर ये तुम्हारा इजहार कबूल कर लेती अगर मेरा घर परिवार ना हो। मुझे आनंद जी ने बोला कि बहुत ही खतरनाक सिंगर है ये, और वाकई आप उस तारीफ के काबिल हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं मेरे पास। देश विदेश सब जगह का अच्छा नाम बना है। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशीला। मुझे तो बहुत मजा आया। बाकमाल अंदाज है, बेबाक अंदाज है, बहुत खूब। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर।